आज हम हिंदी अनिवार्य में आरू पुस्तक में संकलित मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद, अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। जीवन परिचय, रचनाओं के नाम और साहित्यिक विशेषता। आज हम इस प्रश्न का उत्तर जीवन परिचय के अंतर्गत हल करेंगे। तो जीवन परिचय में सबसे पहला बिंदु देखिए। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लमही गांव में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनका बचपन अभाव में बीता। अभाव यानी कमियों में। इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण बीए तक की पढ़ाई मुश्किल से पूरी की। ये अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए नौकरी करनी पड़ी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद भी उनका लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। ये अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। ये अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। इनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष इनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया। अर्थात इनके जीवन में उस समय जो राजनीतिक संघर्ष चल रहे थे, उन राजनीतिक संघर्षों को इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक संघर्ष का विषय बनाया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों थे। यथार्थ यानी वास्तविकता, जो सत्य के धरातल पर आधारित हो, यानी ऐसे विचार जो सत्यता पर आधारित हो। आदर्श यानी ऐसा व्यक्तित्व प्रस्तुत करना जिससे हमें प्रेरणा प्राप्त हो। इनका निधन सन 1936 ईस्वी में हुआ। अब ये सबसे पहला बिंदु जीवन परिचय में आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि जीवन परिचय में किसी भी कवि या लेखक के जन्म, उनके द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा और उनके द्वारा किए गए कार्य का हमें उल्लेख करना है। अब अगला देखिए रचनाएं। रचनाओं में प्रेमचंद का साहित्य संसार अत्यंत विस्तृत है। विस्तृत यानी फैला हुआ। ये हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं: सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ये सारे क्या हैं? इनके उपन्यास हैं। अब इनके कहानी संग्रह है सोते वतन, मानसरोवर के 8 भागों में इनकी कहानियाँ संकलित है। इसके अलावा गुप्तधन, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, ये इनके नाटक हैं। इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी और नाटक रचे और कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में ये कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। अब तीसरा बिंदु है साहित्यिक विशेषता। साहित्यिक विशेषता के अंतर्गत हमें किसी भी कवि या लेखक के
द्वारा जो रचनाएं रची गई हैं, वे उनके जो विचार हैं वे किस तरह के रहे, किस तरह के विषयों पर उन्होंने अपनी रचनाएं रची, और वे रचनाएं उनकी भाषा और शैली के आधार पर किस तरह बन पड़ी, इसका उल्लेख हमें साहित्यिक विशेषता में करना है। तो देखिए, साहित्यिक विशेषता। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। यदि हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो कहानी और उपन्यास विधा के विकास की जब भी बात होती है तो मुंशी प्रेमचंद को मुख्य बिंदु यानी मुख्य रूप में जाना जाता है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रूमानियत के धुंधले से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया है। यानी मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने, जैसे पहले कहानी और उपन्यास कल्पना और जादुई तरीके बताए जाते थे, लेकिन मुंशी प्रेमचंद इन विचारों से निकलकर उन्होंने क्या किया है, सत्यता के आधार पर, यथार्थ यानी सत्यता के आधार पर वास्तविक जीवन का उन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। वस्तुतः प्रेमचंद पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रूमानियत के धुंधले से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया है। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जिन वास्तविकताओं का वर्णन किया है वे केवल किस्से या कहानी तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि वे शिक्षित करने, पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा से भी उनकी रचनाएं जुड़ी है। इसीलिए हिंदी भाषा में या हिंदी साहित्य में जब भी कहीं तो मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं या कहानियाँ अवश्य पाठ्यक्रम में जुड़ी होती हैं। इसमें उनकी हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उन्होंने अपनी अधिकांश रचनाओं में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है, जो उनके हिंदुस्तानी होने का परिचय देती है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रूमानियत के ताने बाने से बुना गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जब उन्होंने कहानी लिखना प्रारंभ किया तो उस समय कहानी में कल्पना और जादुई तौर तरीके की रचनाएं रची जाती थी। तो प्रारंभ में तो उन्होंने इसी तरह की कहानियाँ रची, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया। यानी एक कथाकार होने के नाते उन्होंने क्या हुआ, कहानी का विकास किया, अपने विचारों में भी विकास किया। पंच परमेश्वर जैसी कहानी, सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। पंच परमेश्वर और सेवा सदन उनके ऐसे उपन्यास हैं जिसमें उन्होंने जीवन की वास्तविकता का वर्णन किया है। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से, यानी सत्य के धरातल पर आधारित विचारों के साथ साथ उन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि हमारे समक्ष उसका एक आदर्श उपस्थित होता है। तो आलोचनात्मक यथार्थवाद तक सीमित विकास यात्रा प्रेमचंद की, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। वे पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का विचारों का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है।
यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में उनके रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है, जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। उनकी कहानियाँ कैसी है? समस्याओं का तो उन्होंने चित्रण किया ही है, साथ ही उन्होंने मानव मन के अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित यानी हमारी इच्छा के अनुसार हम जैसा चाहते हैं वहाँ तक उन्होंने अपनी कहानी को पहुँचाया है। बाद की रचनाओं में वे कटु यथार्थ को भी प्रस्तुत करने में किसी तरह का समझौता नहीं करते हैं। इसके बाद उनकी जितनी भी रचनाएं रची गई है वे इसी तरह के यथार्थ को प्रस्तुत करती है। गोदान उपन्यास, पूस की रात, कफन आदि इसके उदाहरण हैं। तो ये हुआ साहित्यिक विशेषता। अब मुंशी प्रेमचंद का यदि जीवन परिचय हमें लिखना है तो इन बिंदुओं के आधार पर लिखना है। पहला जीवन परिचय, दूसरा रचनाओं के नाम और तीसरा साहित्यिक विशेषता। तो ये हमारा प्रश्न यहाँ पर पूरा होता है। अब आगे देखिए, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नमक का दरोगा कहानी रची गई है उस कहानी का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये कहानी रची गई है, तो हम इसका थोड़ा सा सारांश देखते हैं। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी है जो अत्यंत प्रसिद्ध है, जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है। मुकम्मल यानी उचित, यदि आदर्श की ओर मुड़ने वाली, आदर्श की प्रेरणा देने वाली वास्तविक कहानी का एक उचित उदाहरण है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? धन के ऊपर धर्म की जीत। धन और धर्म को क्रमशः सद्वृत्ति, असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व किया गया है। इसका प्रतिनिधित्व किसने किया है? एक ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं। एक ईमानदार मुंशी वंशीधर की कहानी है जो पंडित आलोपीदीन के द्वारा दिए गए धन पर असफल रहने के बाद क्या करता है? पंडित आलोपीदीन अपने धन के बलबूते पर उन्हें अपनी नौकरी से हटवा देता है, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। पंडित आलोपी का दिन मुंशी वंशीधर की सत्यता के आगे अंत में झुक जाता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त निकाले गए। वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। कहानी के अंत में वे अपराध भरी भावना से मुंशी वंशीधर के समक्ष निवेदन करते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे।
तो यहाँ पर धन पर धर्म की किस तरह से विजय होती है, इस कहानी के बारे में बताया गया है। तो हम इस कहानी का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।